Hello student, welcome back to Krishna Technical Pathshala. Myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you force and motion. In my last video मैंने आपके साथ में जो डिस्कस किया था वो किया था resolution of force and its application lawn रोलर। इसके बारे में मैंने आपसे लास्ट वीडियो के अंदर आपसे डिस्कस किया, लेकिन आज का जो हमारा मुख्य कंसेप्ट है वो है हमारे पास में फोर्स, मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लेकिन इनको पढ़ाने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको पढ़ाना होगा जनरल टाइप में, जैसे हमारे पास में मोशन क्या है, रेस्ट क्या है, टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, क्योंकि तभी हम फोर्स को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास है रेस्ट। किसकी मैं बात करता हूँ? रेस्ट कि व्हाट इज द रेस्ट। रेस्ट हमारे पास में क्या है, या डिफाइन द टर्म ऑफ रेस्ट। तो रेस्ट को समझना बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि हमारी जो फिजिक्स होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। और रेस्ट की डेफिनेशन अगर आप देखोगे ये है, आप सिंपल लिखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ it does not change its position with respect to time या with the passage of time. This is called the rest. रेस्ट का मतलब है कोई भी बॉडी अपने आप अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर सकती है। दिस इज द रेस्ट। मान लीजिए अगर मैं ये मार्कर है, दिस मार्कर इज लाइन ऑन माई हैंड, तो ये हमारे किस फॉर्म में है? रेस्ट फॉर्म में है। तो ये सारी चीज आपको पता हो गया, रेस्ट हमारे पास में हो गया। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, ये कह दिया अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, ठीक है, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, कि हमारे पास में एक टेबल के ऊपर क्या रखी है? एक बुक रखी है। तो क्या रहेगा? इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेस्ट। तो अब मैं आपसे बात करता हूं सेकंड वाले टर्म की, कि हमारे पास में जो सेकंड टर्म है उसको क्या नाम दिया गया है? उसको नाम दिया गया है मैंने मोशन। क्या नाम दिया गया है? मोशन। तो मोशन क्या चीज है? इसकी डेफिनेशन देखिए, यह कहता है एन ऑब्जेक्ट is said to be in motion if it change its position with respect to time ठीक है। ये हो गया, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम या विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल के केस में क्या हो जाएगा कि कोई भी बॉडी, आपको क्या चीज के एग्जाम्पल की बात करता हूँ, मोशन के एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ। मान लेते हैं अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। अगर कोई आदमी स्ट्रेट रोड पे क्या कर रहा है? वॉकिंग कर रहा है, तो क्या रहेगा? मोशन में रहेगी। तो बात आ जाती है, अब हमारे पास में एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ स्ट्रेट रोड ठीक है, ये आ जाती। अब मैं बात करता हूं आपसे टाइप्स ऑफ मोशन की। टाइप्स ऑफ मोशन, ये हमारे पास में मुख्य कंसेप्ट है कि हमारे पास में किस तरीके की टाइप्स ऑफ मोशन है। ज्यादातर बच्चे बताते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। कौन कौन सी मोशन के बारे में बताते हैं? वो कहते हैं सर हमारे पास में दो तरीके की मोशन होती है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन से तो कोई आपको पता ही नहीं है कि हमारे पास में, लेकिन जो जनरल टाइप्स होती है जो हम देखते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोशन। कितने तरीके की होती हैं? हमारे पास में तीन तरीके की मोशन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट देखिए, हमारे पास में पहली जो मोशन होती है उसको कहते हैं लीनियर मोशन। दूसरी होती है हमारे पास में सर्कुलर मोशन, और थर्ड जो केस होता है और वो होता है हमारे पास में
सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो पहला केस किसका है? लीनियर मोशन। लीनियर मोशन, पहला केस इज लीनियर मोशन। दूसरा है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। थर्ड केस है हमारे पास में है, थर्ड केस किसका आ जाता है? वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन। इसको जो थर्ड वाला है इसको कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहते हैं, ठीक है, और ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ये तो हमारे पास में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन, कि पहले लीनियर है, लीनियर इज आल्सो नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। इसको क्या कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। दिस इज द सर्कुलर मोशन, और ये है वाइब्रेटरी मोशन। तो ये सारा केस आपने पढ़ा। अब मैं बात करता हूँ लीनियर मोशन के बारे में, क्योंकि ये सारी चीज हम आगे यूज करेंगे, इसलिए आने जरूरी है। पहला केस क्या है हमारे पास में? पहली मोशन पढ़ रहा हूं मैं, क्या कहते हैं इसको? लीनियर मोशन, लीनियर मोशन। इसको क्या नाम है बेटा? लीनियर मोशन। और एक और है, इसका नाम ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। ये दोनों नामों से ये जानी जाती है, आप ध्यान देना, लीनियर मोशन और क्या है? ट्रांसलेटरी मोशन। तो लीनियर मोशन के अंदर क्या रहता है? हम कहते हैं एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी लीनियर मोशन। क्या है डेफिनेशन? एन ऑब्जेक्ट इज said to be linear motion if it is moves along a straight line or path। ठीक है, तो इस तरीके की मोशन को क्या कह देते हैं हम? इस तरीके की मोशन को कह देते हैं लीनियर मोशन। फॉर एग्जाम्पल का केस अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो ये कहता है द मोशन ऑफ अ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक है, क्या कह दिया? द मोशन ऑफ अ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है, कि जो हमारे पास में गति करती हुई एक गाड़ी किस पे करती है? स्ट्रेट रोड पे करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? एन एग्जांपल ऑफ लीनियर मोशन। सेकंड केस आ जाता है हमारे पास में, किसकी मैं बात करता हूँ? सेकंड केस में बात करता हूँ सर्कुलर मोशन की, सर्कुलर मोशन। ये है हमारे पास में सर्कुलर मोशन। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। ये है एन ऑब्जेक्ट इज said to be circular motion if it moves about a fixed point, if it moves about a fixed point। देखिए, दिस इज अ फिक्स पॉइंट। मान लीजिए, आप ध्यान से देखना, ये जो हमारे पास है मार्कर है, और ये मार्कर का हेड है जिसको हम कैप बोलते हैं। दिस मार्कर इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज अ फिक्स, बट द कैप ऑफ मार्कर इज मूविंग अराउंड अ फिक्स पॉइंट ऑफ द मार्कर। दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के उस पर देखिए, द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। क्या है एग्जाम्पल के अंदर? एग्जाम्पल में है द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। जो हमारा इलेक्ट्रिक फैन होता है वो क्या है? सर्कुलर मोशन का एक एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल ये देख लिए। सेकेंड एग्जाम्पल भी आप कह सकते हैं द मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप, द मोशन ऑफ अ स्पिनिंग टॉप। देखा होगा स्पिनिंग टॉप आपने, हम बहुत
जब छोटे थे तो एक लहटू बोलते हैं इसको, लहटू एक लकड़ी का होता है जिस पे हम रस्सी लगा के ऐसे फेंकते हैं तो वो गोल गोल घूमता है, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करता है, मूव करता है। और एक थर्ड एग्जांपल भी आप दे सकते हैं, द मोशन ऑफ अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड जो हमारे पास में घोड़ा गाड़ी होती है, जैसे आप किसी मेले के अंदर गए या कोई भी मूवी चलती है तो उसके अंदर कोई डरावना सीन होता है तो गाड़ियाँ ऑटोमेटिक ही क्या करती है, मूव करती हैं, जिस पर घोड़ा लगाता होता है, कार लगी होती है, बाइक लगी होती है, वो एक फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करती है, गोल गोल घूमती है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ क्या चीज़ है, सर्कुलर मोशन। अब मैं आगे बात करता हूँ आपसे थर्ड केस की, मैं बात करता हूँ थर्ड केस है हमारे पास में वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन, इसको ऑसिलेटरी भी बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, इसको एसएचएम भी बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सारे नाम हैं, आपको याद रखने पड़ेंगे, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये 3 नामों से इसको हम जानते हैं। तो ये हमारे पास में क्या होती है, ये बिल्कुल सिंपल है, एन ऑब्जेक्ट इज said to be vibratory motion if it moves to and fro about a fixed point. To and fro about a fixed point. To and fro means suppose a body moves like this type and this type. This is the example is very interesting. Wall clock pendulum, जो घड़ी के अंदर जो पेंडुलम लगा रहता है वो किसके ऊपर काम करता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ क्या है, वाइब्रेटरी मोशन। वॉल क्लॉक पेंडुलम इज द एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। भाई देखिए, दिस इज द मोशन, इसी उससे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालते बाय यूजिंग द बार पेंडुलम। बार पेंडुलम के माध्यम से ही हम क्या निकालते हैं, एक्सेलरेशन, जी की वैल्यू क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। एग्जाम्पल के केस में मैंने क्या कह दिया, द मोशन ऑफ अ वॉल क्लॉक पेंडुलम, वॉल क्लॉक पेंडुलम, ठीक है। तो हमारे पास में ये हमने आपको पढ़ाया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई देखिए, सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट फिक्स होता है जिसके अराउंड क्या करती है, बॉडी मूव्स करती है, दिस इज कॉल्ड द सिंपल मोशन। ऐसे ही अगर मैं बात करता हूं, क्या बात करता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन की मैं बात करता हूं। व्हाट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आगे हम बहुत फिजिक्स में यही पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है ये बताइए। मैं आपसे पूछता हूं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, डिफाइन द टर्म एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन की मैं बात करता हूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यस, एक्सिस ऑफ रोटेशन की अगर मैं बात करूं, a vertical line passing through a fixed point which the body rotates is called axis of rotation। ये याद रख लेना, बच्चों को पता नहीं रहती। A vertical line passing through a fixed point which the body is rotates।
बाय एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए दिस इज द वर्टिकल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन, अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट, मेरे हैंड से ये फिक्स है, ठीक है। विच द बॉडी इज रोटेट्स, जिससे बॉडी क्या होती है, रोटेट्स, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या कहलाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर द एग्जाम्पल द मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, तो इलेक्ट्रिक फैन के अंदर जो एक्सल होता है उसका एक्सल, जिससे बॉडी क्या होती है, रोटेट्स होती है, उसको क्या कहते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर द साइकिल, साइकिल के केस में अगर देखा जाता है जो व्हील होता है, व्हील ऑफ द साइकिल इज मूव्स अराउंड अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट के अराउंड क्या करता है, मूव्स करता है, दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसको हम एक्सल कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज हमारी कहाँ से आई है, वहीं से निकल के आई है। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास में एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या। अब आपने देखिए, आपने रेस्ट पढ़ लिया, रेस्ट के बाद में मोशन पढ़ लिया, मोशन के टाइप्स पढ़ लिए, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना, आपने देखा। तो ये सारी चीज मैंने अब आपको पढ़ाई। अब मैं बात करता हूं आपसे फोर्स की। किसकी मैं बात करता हूं, फोर्स की मैं बात करता हूं, फोर्स। किसकी मैं बात करता हूं, फोर्स। इसको क्या कहते हैं, बल कहते हैं, बल, ठीक है, फोर्स। तो इसके सिंपल डेफिनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं बल क्या है, फोर्स क्या है। भाई देखिए, आज तक जो भी इस धरती पर जो भी काम हो रहे हैं, बिना फोर्स के कोई काम नहीं होता है। या तो हम किसी भी, मान लीजिए कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर हमको उसको मोशन में लाएंगे तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पुश या पुल करना पड़ेगा, ठीक है। या तो उसको धक्का देना पड़ेगा या उसको खींचना पड़ेगा, किसी भी माध्यम से हम उस बॉडी को रेस्ट से मोशन में लेके आएंगे। तो एक बल ही तो है जो क्या करता है, विच चेंज और ट्राई टू चेंज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। तो ये सारी चीज क्या रहेगी हमारे पास में, मोशन का केस रहेगा। तो एक सिंपल डेफिनेशन, फोर्स, किसकी मैं बात कर रहा हूं, फोर्स की मैं बात कर रहा हूं, फोर्स। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, द पुश और पुल, द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। क्या कहेंगे, फोर्स। सिंपल डेफिनेशन फोर्स की, द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी। अगर किसी भी बॉडी पर या तो खींच रहे हो या क्या कर रहे हो, धक्का लगा रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, फोर्स कहेंगे। तो ये सारी चीज है, तो इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। और एक डेफिनेशन तो ये है कि पुश और पुल, और दूसरी क्या चीज है कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास में फोर्स इज अ, क्या चीज है, फिजिकल क्वांटिटी। Force is a physical quantity which causes a motion in a body or which opposes the motion of a body और क्या करता है, which changes the direction of motion of a body। ये सारी चीज कहता है, ठीक है। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कॉजेज अ मोशन इन अ बॉडी और विच अपोजेज द मोशन ऑफ अ बॉडी और विच चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। आपने देखा, दिस इज द इंटरेस्टिंग टॉपिक कि हमारे पास में अगर कोई बॉल है हमारे ग्राउंड पर रखी हुई है, रेस्ट फॉर्म में है, तो उसको मोशन में लाने के लिए क्या करोगे, किक मारोगे, किक मारोगे तो मोशन में आ जाएगी।
अगर कोई बॉल ग्राउंड पे रोल कर रही है, इसका मतलब ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स वो क्या आ जाएगी, मोशन से किस में आ जाएगी, रेस्ट के फॉर्म में आ जाएगी। और हमारे पास में कोई भी है कि हमारे पास में कोई बॉल है, क्रिकेट के अंदर मैच हो रहा है, तो कोई बॉलर बॉल फेंकता है, तो प्लेयर जब उसको खेलता है तो वो आपके सीधी बॉल फेंकता है, तो वो उसको स्टेडियम के अंदर किसी भी डायरेक्शन में उसको मोड़ सकता है। तो उसकी बॉल की जो डायरेक्शन है बॉडी की, उसको भी क्या कर देता, फोर्स क्या कर देता, चेंज कर देता है। तो ये सारा केस आपने यहाँ तक देखा कि हमारे पास में क्या है। अब मैं बात करता हूँ कि जो हमारे पास में मोशन के जो नियम हैं, इनको पढ़ाना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर जब मैं जाऊंगा तो न्यूटन सेकंड लॉ का मैं यूज करूंगा। क्या करूंगा, न्यूटन सेकंड लॉ का मैं यूज करूंगा। और मैं सबसे पहले पढ़ाता हूं कि न्यूटन्स ने हमको 3 लॉ दिए हैं। दिस इज द वेरी यूनिवर्सल लॉ, या विच इज द इम्पोर्टेंट लॉ इन द फिजिक्स। क्योंकि जो हमारे पास में हम बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की, क्लासिकल मैकेनिक्स टोटली डिपेंड्स ऑन द न्यूटोनियन लॉ जो हमारे पास में, तो न्यूटन्स के लॉ पे वो डिपेंड करती है। तो उन्हीं लॉ को मैं पढ़ाता हूँ। न्यूटन ने हमें कितने लॉ दिए हैं, 3 लॉ दिए हैं। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ फोर्स और एक्शन एंड रिएक्शन। ये हमारे पास में क्या है, ये लॉ है। तो न्यूटन्स के मैं 3 लॉ की मैं बात करता हूँ। पहला है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड है हमारे पास में लॉ ऑफ मोमेंटम जिसकी मैं बात करता हूँ, और थर्ड केस की मैं बात करता हूँ एक्शन एंड रिएक्शन। तो दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग लॉ। देखिए हम पढ़ते हैं आपके सामने कि हमारे पास में कौन कौन से लॉ हैं जो हमें न्यूटन्स ने दिए हैं, जिनका नाम है हमारे पास में लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। किसकी मैं बात कर रहा हूँ, लॉ ऑफ मोशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहला मैं बात करता हूं आपसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। किसकी मैं बात करता हूं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। पहला जो नियम है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन ये है हमारे पास में। तो क्या कहता है, ये कहता है एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट everybody continues in its state of rest or uniform motion unless compelled by some external force applied on it। ये कहता है everybody continues in a state of rest or uniform motion unless compelled by some external force applied on it। तो ये कहता है कि इसका मतलब क्या चीज है, ये कहता है कि हमारे पास में जो एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ये कहता है कि या तो कोई भी बॉडी लगातार किस में रहेगी, मोशन में रहेगी या रेस्ट में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भी बाहरी फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो इसका मतलब क्या है, दिस, ठीक है। तो इसको मैं बात करता हूँ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया की मैं बात करता हूँ, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया गिव द गैलीलियो ने इसको हमें दिया है कि लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है। ये कहता है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या है, इनर्शिया को किसने दिया है, गैलीलियो ने दिया। तो मैं बात करता हूं, डेफिनेशन देखिए इनर्शिया की, अ बॉडी कैन नॉट चेंज its position by itself। A body cannot change its position by itself is called, क्या कहते हैं, is called inertia, ठीक है।
ये हो गया इनर्शिया कि कोई भी बॉडी अपनी स्थिति को अपने आप चेंज नहीं कर सकती। इट मीन्स अ बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ। भाई अगर मैं ये कह देता हूं किसी भी बुक को आपने टेबल के ऊपर रख दिया तो वो आपके 5 साल 10 साल 20 साल तक वहीं रखी रहेगी जब तक हम उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाते। नहीं आया समझ में? तो ये सारी चीज कहता है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ contain the property of inertia, hence the Newton's first law contains the property of inertia। ठीक है, इसीलिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या करता है? इनर्शिया। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज, क्या कहते हैं इसको? लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको क्या कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया। हिंदी में बोले तो जड़त्व का नियम। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो गया। अब सेकंड लॉ को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाता मोमेंटम। किसकी बात करता हूं मैं? मोमेंटम की बात करता हूं। तो मोमेंटम हमारे पास में क्या होता है? मोमेंटम में आपने देखा होगा कि हमारे पास में कोई भी बॉडी जब मूव्स करता है तो अपने अंदर बॉडी का एक मास होता है और उसकी गति होती है जिसको हम वेलोसिटी करते हैं। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ अ बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो मोमेंटम का केस मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि मोमेंटम क्या है। ठीक है, ये बड़ा ही अप्लाइड फिजिक्स के अंदर जो यूनिट सेकंड है वो ये कहती है कि आपको बताना है फोर्स क्या है, मोमेंटम क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है। एप्लीकेशन में पूछ लेता है रिकॉइल ऑफ अ गन, जो कि किसके बारे में बताता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में बताता है, इसलिए मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। तो मैं बात कर रहा हूँ किसके केस के बारे में? मोमेंटम का केस। क्या कहता हूँ? मोमेंटम। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या चीज है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये क्या कहता है? अगर मैं इसकी मैं बात करता हूं, द क्वांटिटी ऑफ मोशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन contained in a body is called momentum। ठीक है, तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी is defined as the product of mass of the body and its velocity of the body। ये कहता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। तो मोमेंटम इट इज डिनोटेड बाय P वेक्टर। तो मोमेंटम क्या हो गया? क्या हो गया? मास इनटू में वेलोसिटी। क्या हो गया? मास इनटू में वेलोसिटी केस हो गया। तो मोमेंटम को हमने किससे कह दिया? P से। मास को क्या हो गया? M। क्या हो गया? mv। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में फॉर्मूला। ठीक है, तो ये सारे चीज हो गया। P क्या डिनोट करता है? मोमेंटम। हमारे पास में
और m क्या डिनोट करता है, मास, और v क्या करता है, वेलोसिटी। क्या करता है, वेलोसिटी। तो ये केस आपने पढ़ लिया कि p इक्वल टू क्या चीज है, mv। नोट देखिए, नोट मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। पढ़ा रखा है ना, वेक्टर क्या होते हैं, whose magnitude as well as direction। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारे पास में मोमेंटम क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी whose direction is same as that of velocity। ठीक है, जिस डायरेक्शन में हमारे पास में वेलोसिटी मूव करेगी उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा, मोमेंटम लगेगा। अगर मैं बात करता हूं इन मैग्नीट्यूड, तो मोमेंटम p, मैग्नीट्यूड के अंदर क्या आ जाएगा, mv केवल। तो ये अब वेक्टर क्वांटिटी नहीं रहेगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड में आते ही क्या जाती है, स्केलर क्वांटिटी के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास में इस तरीके से आपने मोमेंटम देखा। अब मैं बात करता हूं इसकी यूनिट्स की। ठीक है, यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो पहले मोमेंटम का फॉर्मूला मैं लिख ही देता हूं। तो मोमेंटम बराबर क्या आया, p इज इक्वल टू क्या है, mv। ये फॉर्मूला है। ठीक है, क्या चीज है, mv। और मैग्नीट्यूड किसके अंदर आ जाता है, जब हम इसको मैग्नीट्यूड ले लेते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आ जाता है। तो मैं बात करता हूं SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ P, मोमेंटम की मैं बात करता हूं SI यूनिट। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं SI यूनिट ऑफ मोमेंटम, क्या चीज है, SI यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या चीज है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास में ये हो गया किलोग्राम। और इसकी मैं बात करता हूं डायमेंशनल फॉर्मूला, फॉर मोमेंटम। तो हमारे पास में डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, मास को किस में लिखते हैं, m को, और मीटर को किस में लिखते हैं, ml। हमारे पास में क्या हो जाएगा, बोलिए, यस, मास m आ गया, l, t क्या आएगा, -1, ml t -1, क्या आ जाएगा, ml t माइनस। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। अब देखो नोट टू में क्या चीज है, हमारे पास में जो मोमेंटम है p इज इक्वल टू mv। तो इसका मतलब जो मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के। मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वेलोसिटी के। ये केस तो आपने देख लिया ना कि अगर हमारे पास में क्या चीज है, अगर देखिए इनके पास में मोमेंटम का आप ग्राफ देखते हो, ठीक है, किसकी बात देखते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारे पास में। v कांस्टेंट है और m कांस्टेंट है। तो देखिए ये क्या कहता है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, तो या वेलोसिटी। तो मान लेते हैं सपोज, देखिए केस समझाता हूं मैं। दिस इज द बॉल, दिस इज द बॉल, ये ए बॉल है, ये बी बॉल है। इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। कंडीशन है कि m1 ग्रेटर है किससे, m2 के। समझ में आ गया होगा, है। Suppose we consider two body A and B having the mass m1 and m2. m1 is the mass of A is heavier than the mass of body B. In this case, we can conclude that अगर मैं बात करता हूं किसकी, फोर्स की मैं बात करता हूं, तो ज्यादा बॉडी पर
या कम बॉडी पर, दिस इज द हैवियर बॉडी, दिस इज द क्या है, लाइट बॉडी। तो हैवियर बॉडी पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या लाइट बॉडी पर, किस पर लगाना पड़ेगा, हैवियर बॉडी पे। इसीलिए क्या है, डिपेंड करता है मास पे, ठीक है। और यही सी चीज ये है कि जब हमारे पास में मास ज्यादा है तो इसकी स्पीड किसकी रहेगी, इसकी ज्यादा रहेगी, हैवियर की, ना है समझ में। तो ये सारा केस डिपेंड करता है इन सारी चीज पर। तो P हमारे पास में क्या हो जाता है, ये है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, V के। तो ये हमारे पास में आ जाएगा केस। तो ये केस मैंने आपको यहां से इस तरीके से समझाया। अब मैं बात करता हूं आपसे न्यूटन्स सेकंड लॉ की, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, क्या चीज है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास में क्या कहता है, ये कहता है द टाइम रेट ऑफ चेंज, या ये कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम of a body is directly proportional to force applied on it, ठीक है। सच दैट ये कहता है हमारे पास में कि dp ओवर में dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, फोर्स से। बट हम ये कह सकते हैं f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, dp ओवर में dt। ये चीज याद रखना, ठीक है। और आपको पता है दिस इज द फर्स्ट, और आप ऐसे भी कह सकते हो f इज इक्वल टू k dp ओवर में dt, where k is proportionality constant, क्या हो गया, कांस्टेंट। एज्यूम कर लिया k इज इक्वल टू 1 यूनिट, मैंने मान लिया, क्या कह दिया, 1 यूनिट। तो f इज इक्वल टू क्या आ गया, dp ओवर में dt, दिस इज द 2। आपको पता है p इज इक्वल टू क्या चीज है, mv इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको, लीनियर मोमेंटम। क्या कहते हैं बेटा, लीनियर मोमेंटम। तो सेकंड में जब आप इसकी वैल्यू रखोगे f ओवर में d ओवर में dt, क्या जाएगा, mv, वेयर m इज द कांस्टेंट। क्या कह दिया हमारे पास में, m क्या होती है, कांस्टेंट है। तो f इज इक्वल टू m dv ओवर में dt। एक तो ये है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या रहती है, एक्सेलरेशन। तो f इज इक्वल टू क्या रहेगा, ma। in this case the force is equal to the product of mass and acceleration of a body। तो इस केस में हमारे पास में f बराबर क्या रहेगा, हमेशा याद रखना f बराबर जो फॉर्मूला रहेगा ना, वो ये रहेगा f इज इक्वल टू m dv ओवर में dt, ठीक है। थोड़ा सा देखिए, और मैं इसको यहां तक आ गया, देख लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको देखिए। अब थोड़ा सा जनरल देखिए, मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में क्या है, कंपटीशन एग्जाम में क्या आता है, ये आता है f जो है हमारे पास में क्या आया था, m dv ओवर में dt। ये किसकी फॉर्म में, इन वेलोसिटी। अगर इसको मैं पोजीशन की फॉर्म में लिख दूं तो ये आएगा m d स्क्वायर r ओवर में dt स्क्वायर, क्या जाएगा, dt स्क्वायर। ये क्या है, इन पोजीशन, ठीक है। और f इज इक्वल टू ma क्या चीज है, एक्सेलरेशन, इन एक्सेलरेशन,
ध्यान देना ये तीनों पॉइंटों पे बेटा, ठीक है। जरूरत के हिसाब से हम इन तीनों चीजों का यूज करेंगे। जहां मुझे वेलोसिटी की जरूरत होगी वहां मैं यूज करूंगा, जहां एक्सेलरेशन की जरूरत होगी मैं ये यूज करूंगा, जहां पोजीशन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में यूज करूंगा मैं वहां ये वाली इक्वेशन यूज करूंगा। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? तो F इक्वल टू क्या हो जाता है, M में द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू अ बॉडी, ठीक है, ठीक है, ड्यू टू अ बॉडी। तो ये हमारे पास में ये हो गया। अब बात आती है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसकी बात आती है? लेकिन उसको पढ़ाने से पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ पढ़ा देता हूं केवल जनरली। थर्ड केस है हमारे पास में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या चीज है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे रिकॉइल ऑफ अ गन, जब गन से क्या होती है? बुलेट फायर होती है। जब गन से क्या होती है? गोली बाहर निकलती है, तो गन जिस स्पीड से आगे की तरफ मूव करती है, रिकॉइल ऑफ अ गन पीछे की तरफ भी उसी स्पीड से क्या मूव करेगी, ठीक है। मतलब जितना फोर्स हम फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में आएगा उतना ही फोर्स हमारा क्या आएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। ये कंसेप्ट किस किस के ऊपर है? रिकॉइल ऑफ अ गन एंड हमारे पास में मोमेंटम ऑफ अ रॉकेट, ठीक है, या लॉन्चिंग ऑफ अ रॉकेट। जो भी केस आएगा ये किसका आएगा? रॉकेट का कोर्स इन तीनों पे, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं बात करता था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। पहले कंजर्वेशन को समझिए। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? अ बॉडी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। ऐसे में बात करता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। अ बॉडी कैन नाइदर बी क्रिएट, है ना, ये कहता है कि हमारे पास में कि बिफोर द कोलिजन एंड आफ्टर द कोलिजन, किसी से टकराने से पहले और टकराने के बाद में उसका मोमेंटम क्या रहेगा? चेंज नहीं होगा, रिमेन सेम रहेगा आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है, कोलिजन। तो ये केस हमारे पास में है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की अगर मैं बात करता हूं, ये है स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैं बात करता हूं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये है भाई। इसके स्टेटमेंट देख लीजिए, क्या है स्टेटमेंट? ये कहता है कि द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कंजर्व इफ द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी इज जीरो। क्या रहेगा हमारे पास में? जीरो। तो स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट में क्या होता है? इफ एन एक्सटर्नल फोर्स applied on a body, then the linear momentum of a body remains constant or conserved। क्या रहेगा? कांस्टेंट और कंजर्व। तो हमारे पास में क्या रहेगा? P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या रहेगा? P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये स्टेटमेंट आती है।
मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। प्रूफ के अंदर क्या कह दिया, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आ गया ना, इसीलिए मैंने कराया था। क्या रहता है, F इज इक्वल टू क्या होता है, dp ओवर में dt। ये कहता है फर्स्ट इक्वेशन। कंडीशन में नीट एंड क्लीन है। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो सच दैट क्या कह दिया कि F इज इक्वल टू 0। एक्सटर्नल फोर्स क्या रहता है, 0। तो हमारे पास में देन इक्वेशन 1 क्या होता है, dp ओवर में dt इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बाई इंटीग्रेट करते हो 0 का क्या आता है, कांस्टेंट। हेंस प्रूव दैट। सिंपल है हमारे पास में लीनियर मोमेंटम का केस। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया फोर्स, मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लेकिन इसमें मैंने आपको कुछ टर्म्स पढ़ाए। तो कौन कौन सी टर्म्स मैंने आपको पढ़ाई हैं, मैंने सबसे पहले आपको पढ़ाया रेस्ट, फिर क्या पढ़ाया मोशन, फिर क्या पढ़ाया टाइप्स ऑफ मोशन, फिर पढ़ाया फोर्स, फिर पढ़ाया मैंने आपको लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। उसके बाद में मोमेंटम पढ़ाया, मोमेंटम के बाद में आपको कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ाया। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो हम बात करेंगे, क्योंकि फोर्स का थोड़ा सा पार्ट रह गया है कि हमें यूनिट ऑफ फोर्स, कि हम यूनिट ऑफ फोर्स है, कन्वर्जन यूनिट ऑफ फोर्स कि 1 न्यूटन कितने के बराबर रहता है, डायन में क्या रहता है, ये सारा कन्वर्जन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे और इसकी एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे। एक आध प्रॉब्लम हम इसके साथ में डिस्कस कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।